आप पढ़ रही थी, एमबीए की आप स्टूडेंट रहीं और शायद यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं आप। हाँ जी, ये सही है। थी मेरी खुद की कंपनी हो, जो एक समय ऐसा है कि वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, तो मेरी सोच बिजनेस के लिए रही है। उस समय राजस्थान के गैंगस्टर का नाम आता है आनंद पाल। बताया जाता है कि आप फिर उनके गैंग से जुड़ती हैं या फिर आप उनसे मदद मांगने जाती हैं। आनंद पाल सिंह ने कभी भी गैंग में शामिल होने का न्योता या इस तरीके की चीज़ उन्होंने कभी भी नहीं कही। और हाँ, मैंने एक दो लोगों को हेल्प की, लीगली हेल्प की। उन्होंने मांगी थी हेल्प। डोमिनेशन को नो कहता है, उसको आप डॉन कह सकते हो, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। ये बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है और यह बातचीत ऐसी बातचीत होने वाली है कि आपकी आंखों के सामने जो बातचीत होगी वो दृश्य ऐसे घूमेंगे कि मानो आप कोई फिल्म देख रहे हों। ये बातचीत हम कर रहे हैं अनुराधा चौधरी के साथ। कई सारे किस्से, कई सारी कहानियाँ आप इंटरनेट पर इनके बारे में जान चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन इनसे इतर इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी आज आपको सुनाने हम आए हैं इनके घर। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन में लौटें, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे जो इस समय दर्शक आपको देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि लेडी डॉन आपका नाम, मैडम मिंच, इस तरह से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपके बारे में लिखा गया है। आपको जाना भी इसी तरह से गया है। आप बचपन में लौटें, ज़रा उस वक्त की अनुराधा को ज़रा बताएं, वो कैसी अनुराधा थी। बचपन में अनुराधा नहीं, अनुराग थी। और मैं थोड़ा बदमाश भी रही हूँ। जब छोटी थी तो काफ़ी बदमाशियाँ की हैं। और मेरा बचपन मतलब अलग हटके था। जैसा कि मीडिया में कहते हैं कि भाई मेरी मदर नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी आज भी ज़िंदा हैं। और मुझे मेरे फादर ने, जो रिटायर्ड एईएन है पीडब्ल्यूडी से अभी, तो उन्होंने एक लैविश लाइफ दी है। हमें वो चीज़ मिला, और ख़ास तौर से मुझे वो मिला जो कि एक मेल को भी नहीं मिला होगा, फ्रीडम। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं मेरी फैमिली से। और मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है, बचपन बहुत शानदार जिया है। तो डिफरेंट था मेरा बचपन, लेकिन बहुत अच्छा था। बिल्कुल राजसी रानियों जैसा। नहीं, रानियों जैसा नहीं कह सकते हो और राजसी भी नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी काफ़ी रॉयल टाइप का ही कह सकते हो। और परिवार में कौन कौन आपके? मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे दो भाई हैं, एक मेरी बहन है और मेरा बेटा है, और अब मेरे हस्बैंड हैं, उनके फैमिली है, पेरेंट्स हैं। अब आपकी पढ़ाई लिखाई वो कैसे, किस तरह से होती है? अभी मेरा एलएलबी का जो लास्ट सेमेस्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैं दे नहीं पाई हूँ, तो वो पेंडिंग रहता है। और क्योंकि जो केसेस हैं मेरे पे और संदीप पे, उस चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। आपको केस भी डील करने पड़ते हैं, एडवोकेट से भी डील करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मैंने रैबिट भी पाल रखे हैं, तो उनकी भी केयर करनी होती है। फैमिली में रहते हो तो फैमिली की भी केयर करनी होती है, वहाँ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है। उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट जो सैम होगा वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। आप पढ़ रही थी, एमबीए की आप स्टूडेंट रहीं और शायद यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं आप। हाँ जी, ये सही है। तो आपने क्या सोचा था उस समय, आप क्या बनना चाहती थी? मैंने एमबीए किया था तो मैं बिज़नेस करना चाहती थी। और मैं चाहती थी मेरी खुद की कंपनी हो, जो एक समय ऐसा है कि वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। तो मेरी सोच बिज़नेस के लिए रही है। सिचुएशन और चीज़ें मुझे यहाँ तक ले आई, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन मेरी सोच आज भी बिज़नेस के लिए ही है। और उस समय क्या होता है, आप जब एमबीए करती हैं उसके बाद फिर हम जैसे आपके बारे में पढ़ रहे होते हैं कि आप एक व्यक्ति से शादी करती हैं, उसे मैं प्रेम विवाह कहूँ या मैं उसे क्या कहूँ, या वो पूरी कहानी क्या थी? नहीं, लव मैरिज नहीं कह सकते हो। बस ठीक है, शादी करनी थी। देन जिस तरीके से मैं रही थी, जो लाइफ मैंने जी थी, जो फ्रीडम और जो चीज़ें, और बोल्डली कुछ डिसीजन लेना या बोल्डली कुछ भी करना,
तो उसके लिए मुझे ये लगता था कि जाट कम्युनिटी, जाट फैमिली मुझे कभी अलाउ नहीं करेगी। तो मुझे इस चीज़ से हमेशा डर लगता था कि जैसे मैंने अपने और कज़न्स की शादियाँ या और मेरी सिस्टर्स को देखा था जिस तरीके से, तो थोड़ा ये फील होता था। तो मैं ये सोचती थी कि पर्सन वो हो जो प्रोग्रेसिव माइंड का हो, और जो मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ उसमें मुझे सपोर्ट करे, कोई रोके ना, कम से कम सपोर्ट ना भी करे लेकिन बीच के अंदर ना आए। क्योंकि मैं एम्बिशियस थी और मैं प्रोग्रेस करना चाहती थी, मैं भी कुछ करना चाहती थी। जब मुझ में टैलेंट है, मुझे सोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे लिए, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर ये जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ हर आदमी का अचीवमेंट होना चाहिए। तो वो शादी इस चीज़ का नतीजा थी। तो ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई लव मैरिज थी, हाँ, लेकिन वो अरेंज मैरिज भी थी। मेरी फैमिली ने और उन्होंने सब ने मतलब सब चीज़ें देख के करके फिर एग्री किया था। और उस टाइम में फैमिली प्रेशर भी था, तो ये लगता था कि किसी को भी देख के फैमिली किसी के भी चिपका देगी, तो कम से कम इंसान तो ऐसा हो जो कि मतलब प्रोग्रेसिव हो और कंपेटेबल हो। तो ये शादी बस इसी सोच का नतीजा रही है। और फिर वहाँ से आपका एक नया नाम पड़ा, मैडम मिंच। हाँ, जो मिंच है वो मेरे फर्स्ट हस्बैंड का सरनेम है, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, मिंच। तो फिर जब ये सब चीज़ें इंसिडेंट हुई तो मीडिया ने काफ़ी सारे नाम, काफ़ी सारे टैग वो सब दिया। मीडिया को ये नहीं पता था कि मिंच एक्चुअल में चीज़ क्या है, ये मिंच क्यों कहा जाता है। तो फिर उन्होंने मैडम मिंच और ये सब कहना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ फिर आगे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। उस दौरान आपके साथ क्या होता? आप व्यापार शुरू करती हैं, शेयर मार्केट का काम शुरू करती हैं? मैंने शेयर मार्केट में पहले तो पर्सनली अकाउंट ओपन किया, खुद ट्रेडिंग की, खुद काम किया। देन उसके बाद में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से फ्रेंचाइजी लेके आई, डीलरशिप, सब ब्रोकरशिप, जिसमें कि ब्रोकरेज मुझे जनरेट हो। और मैं खुद अपना पर्सनल अकाउंट डील कर रही हूँ, शेयर बाय और सेल कर रही हूँ। तो उसका जो ब्रोकरेज है वो मुझे किसी और को ना देना पड़े, मैं खुद उसको अपने पास में रखूं, और कुछ और भी अकाउंट्स ओपन हो जिसकी ब्रोकरेज मुझे मिले। तो मैं ब्रोकरशिप लेके आई थी, सब ब्रोकरशिप लेके आई थी। उसमें फिर एक दो पार्टनर ऐड हुए, उनके साथ में चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी धीरे धीरे चली। फिर उन लोगों ने जिस तरीके से लालचीपना दिखाना और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस में था, और मैंने सोचा ही नहीं था कि जो इंसान आपको पैसे लाके दे रहा है वो भी चीट कर सकता है। क्योंकि मैंने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कोई क्या लेगा मेरे से। खाली चेक की या खाली चेक पे साइन की वैल्यू, जिस अकाउंट में कुछ नहीं है उसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे सिग्नेचर की भी बहुत वैल्यू है। हर इंसान के पास सिग्नेचर की जो ऑथराइजेशन है उसकी वैल्यू कम नहीं होती है कि वो कहीं भी साइन कर देता है। वो सोचता है कि क्या है उसके पास में जो कोई लूट ले जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि बहुत कुछ है। तो मैं भी उन्हीं में से एक थी। मैंने चेक्स साइन करके दिए, और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें की जैसे कि भाई पैसा आ रहा है बीच के अंदर रख लेना, कैश आ रहा है उसकी रसीद ज़रूर काट के मेरे को थमा दी या ऑर्गेनाइजेशन में रखी। और जब पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसमें कट गया। तो पैसा कभी आया भी तो हो, लेकिन वो पहले ही कट जाता था। सिर्फ एक रिसिप्ट आती थी कि भाई इतना, और मेरे सर पे मेरी कंपनी पे जो मेरी फर्म थी उस पे ये कर्ज हो गया है, या मेरी कंपनी को दिया गया है, कंपनी ने बोरो किया, इस तरीके की चीज़ें। फिर जब मुझे चीज़ें समझ में आई कि भाई वो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, और मुझे लोगों से चीज़ें समझने को मिली कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है या ये इस वजह से हो रही है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐतराज़ करने की कोशिश की, स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया, तो फिर चीज़ें बिगड़ने लगी। और उन लोगों ने मुझे बदनाम करना शुरू किया,
मुझे धमकाना शुरू किया, पहले बदनाम करने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि मैं चुप नहीं होंगी तो फिर उन्होंने धमकाना शुरू किया। तो फिर मैं पुलिस के पास जाना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा ये नहीं रुक रही, नहीं मान रही है, तो जितने तिकड़म वो कर सकते थे, जिस भी तरीके से उन्होंने की, उन्होंने डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया। उनकी पहुंच काफ़ी थी, मेरी कुछ भी नहीं थी। तो नो डाउट उनकी बातों की वैल्यू ज़्यादा थी और डिपार्टमेंट ने सुनी। तो फिर उसके बाद जब डिपार्टमेंट नहीं सुनता है तो फिर जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने भी की, जो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और जो मुझे सही लगा, जो मैं मानती हूँ मेरा धर्म है, मैंने किया। तो फिर चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मतलब जो सोचा नहीं था। मेरी लाइफ के प्लानिंग में ये चीज़ें थी ही नहीं, लेकिन शायद भगवान के प्लान में ऐसा था, तो ये चीज़ें हुई और हम जो बिजनेस पार्टनर है वो और हम दुश्मन हो गए। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था आप पे। एक्चुअल में वो कर्ज नहीं था, वो सिर्फ जो कर्ज पेपर्स में दिखाया गया था। पेपर्स में मुझे कर्जदार बना दिया गया था, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं था। फैक्ट ये था कि जो पैसा था वो उन्होंने रखा, और जब जब मतलब उन्होंने धीरे धीरे रखना शुरू किया, और जब जब मुझे पता चलना शुरू हुआ, मैंने ऐतराज़ करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने शुरू किए और मैंने वेट किया कि अब वो लौटाएंगे, अब ये होगा। फिर उन्होंने काउंटर अटैक किया, धमकाना और बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मुझे एंड में ये समझ में आया फाइनली कि कर्जदार हूँ नहीं, इन्होंने मुझे बना दिया या दिखा दिया है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास गई कि एटलीस्ट आप इंक्वायरी कीजिए कि ये हो क्या रहा है, ये गलत हो रहा है। उन्होंने की नहीं, क्योंकि वो उस पर्सन के इन्फ्लुएंस में थे, वो पहुंच वाला बंदा था। तो पेपर्स में मुझे उन्होंने कर्जदार दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए थे। उस समय राजस्थान के गैंगस्टर का नाम आता है आनंद पाल। बताया जाता है कि आप फिर उनके गैंग से जुड़ती हैं या फिर आप उनसे मदद मांगने जाती हैं। नहीं, मैं मदद मांगने भी नहीं गई थी, और मैं सिर्फ अपनी एक लैंड मैंने सेल करने की कोशिश की थी, जिसके पेपर्स मेरे बिजनेस पार्टनर ने हथिया लिए थे, और जिस साइन की वैल्यू मुझे पता नहीं थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो लैंड माफिया अक्सर आपको कांटेक्ट करता है इस तरीके की डिस्प्यूटेड लैंड में। तो बस मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था और कनेक्टिविटी में आए थे। इतनी सी जो स्टोरी है वो सिर्फ इतनी सी है कि कांटेक्ट किया गया था, उन्होंने एज ए लैंड माफिया, कनेक्टिविटी थी मेरी उनसे, उनकी तरफ से, और मैं सिर्फ एक सेलर थी, एक लैंड की सेलर थी। बस इतना सा ये था, और कुछ नहीं था उस टाइम में। और फिर क्या ऐसा रहा कि उन्होंने गैंग में शामिल करने के लिए आपको कभी न्योता दिया हो या आप रही हो इस तरह? नहीं, आनंद पाल सिंह ने कभी भी गैंग में शामिल होने का न्योता या इस तरीके की चीज़ उन्होंने कभी भी नहीं कही। और हाँ, मैंने एक दो लोगों को हेल्प की, लीगली हेल्प की, उन्होंने मांगी थी हेल्प, मैंने की थी। और फिर डिपार्टमेंट को जब लगा कि भाई ये चीज़ें रुकेंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन सीएमओ पोर्टल पे शिकायत की थी पुलिस डिपार्टमेंट की और इन लोगों की, और साथ में लैंड बेचने के लिए ये लोग मेरी कनेक्टिविटी में आए, और फिर लैंड को लेके बात हुई। प्लस एक दो लोगों ने मुझसे हेल्प मांगी। डिपार्टमेंट में एक आध बंदे ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि मैडम ये मतलब इनोसेंट पर्सन है, आनंद पाल सिंह नहीं, उनके साथ में कोई और थे, तो आप इनकी हेल्प कर दो। मैंने पूछा था कि क्या हेल्प, किस तरीके की हेल्प, मुझे पता ही नहीं है और मुझे खुद को हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ इनके एडवोकेट और लीगल ये सब चीज़ें आप देख दो, तो ये बेचारा बाहर आ जाएगा। मुझे लगा कि ठीक है, आप लीगली किसी की हेल्प कर रहे हो, मेरी कोई नहीं कर रहा, मैं कर रही हूँ, तो क्या गलत है। तो इस तरीके से वो चीज़ें होनी शुरू हुई। तो डिपार्टमेंट ने झूठा जो केस है वो बनाया उन्होंने मेरे पे, क्योंकि उनको ये डर था कि भाई मैं चुप नहीं रहूँगी,
सीएमओ पोर्टल पे शिकायत कर दी और भी कुछ इंक्वायरी वगैरह हुई, तो कम से कम वो अपना कवर अप तो रख सकते हैं कि देखो ये उसके गैंग से जुड़ी हुई है, इसलिए झूठी ये शिकायतें कर रही है। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने जो केस वगैरह बनाए उन्होंने, पुलिस वालों ने, वो सिर्फ अपने कवर अप के लिए बनाए थे। तो गैंग या क्राइम से इनविटेशन उनकी तरफ से कभी नहीं था। और फिर राजस्थान से ही मशहूर हो गया आपका नाम, लेडी डॉन, रिवॉल्वर रानी। ये क्या कहानी? ये तो जब मेरे पे पहला केस इन्होंने फैब्रिकेटेड केस लगाया, तो फिर मीडिया को एक औरत वो कैसे ऐसे कर सकती है, कैसे मतलब इतनी सारी चीज़ें डील कर सकती है या बोल्डली ये सब चीज़ें, या तो वो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज था मीडिया के लिए भी, लोगों के लिए क्यूरियोसिटी भी थी लोगों को। तो जो जैसे मीडिया ने दिया वो बस चीज़ें चलती गई कि रिवॉल्वर रानी या फिर लेडी डॉन। डॉन तो देखो, मेरी मेंटलिटी है, जो आदमी डोमिनेट नहीं होता है, डोमिनेशन को नो कहता है, उसको आप डॉन कह सकते हो। वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सिर्फ मतलब इसी फील्ड में क्यों, आपकी फैमिली में भी डॉन हो सकते हैं जो डोमिनेशन को ना कहे। तो फिर ये सब चीज़ें मीडिया ने, ये कह सकते हो न्यूज़ के लिए या फिर लोगों की क्यूरियोसिटी को कैश करने के लिए, जिसकी जैसी इच्छा हुई वैसी उन्होंने चलाई और टैग मुझे मिलते गए। फिर पहली आपकी गिरफ्तारी कब होती है और किस केस में और क्यों? मेरी अरेस्टिंग पहले हुई है 2013 में, और ये थी शायद 18 या 17 जैन को हुई है। एक आर्म्स और एक्साइज एक्ट मेरे पे लगाया गया था। एक गाड़ी थी जिसमें आर्म्स और एक्साइज ये शराब उन्होंने शो की थी, पुलिस वालों ने बरामद की थी, जबकि थी नहीं। उन्होंने उसको पहले रखा क्योंकि गाड़ी जब्त करना ज़रूरी था, और जो वेपन था वो मेरे पास में नहीं था। तो वो गाड़ी में था या शायद किसी दूसरे के पास में था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे पास में नहीं था। तो अभी क्या करते, कुछ तो करना ही था ना उनको, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास में नहीं है वो मेरे पे कैसे लग सकती है। तो उन्होंने वो जो गाड़ी है उसको भी जब्त करने के लिए उसमें वो शराब रखी, और जो आर्म्स है वो मेरे पास में उन्होंने शो किए। तो वहाँ मेरी पहले अरेस्टिंग उन्होंने की थी। और ये डीडवाना का केस था जो एट द स्पॉट आर्म्स और एक्साइज की उसमें उन्होंने बनाया था, क्योंकि उस टाइम में आनंद पाल सिंह की पेशियाँ वगैरह होती थी, तो मैं उनके एडवोकेट से मिलने गई थी। तो ठीक है, जो डिपार्टमेंट को सही लगा या जो उनको लगा कि भाई ये बढ़िया है हमारे लिए, या ठीक है ये हम एक केस भी जनरेट कर लेते हैं, और एक लेडी को भी अगर हम मीडिया के सामने प्रेजेंट करते हैं तो देखिए कितनी सारी चीज़ें होंगी, और सीनियर्स को कि भी देखो एक औरत के पास में ये मिला है, इस गैंग से कनेक्टेड है, तो कितना सेंसेशन बनेगा। तो बस उसको उन्होंने कैश किया। जब आपने सिस्टम, आपने पुलिस, आपने समाज, बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीबी से देखा, जब आपको ज़रूरत थी इन सब की, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, फिर उसके बाद आपकी फिर जर्नी किस तरह से शुरू होती है? आप कुल मिला के मैं कहूँ कि यहाँ से आपकी बगावत की कहानी शुरू होती है। हाँ, ये कह सकते हो कि जब सिस्टम आपकी नहीं सुनता है, कम से कम जब आप ये कह रहे हो कि हमारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है, आप किसी के लिए कंप्लेन करते हो कि ये इंसान हमें धमका रहा है या कुछ भी कर रहा है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, और आप रिपोर्ट करते हो, एक बार नहीं बार बार रिपोर्ट करते हो पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि इस कंट्री में या इस सोसाइटी में एक सिस्टम है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि कुछ भी गलत होता है, कुछ चीज़ें हैं जो कि कानून के हिसाब से हैं कि जो चीज़ आप करोगे तो अगेंस्ट द लॉ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि कुछ चीज़ें आप किसी के साथ में ऐसे नहीं कर सकते हो, किसी को मारपीट नहीं कर सकते हो, किसी को मार नहीं सकते हो, या आदमखोर नहीं बन सकते हो, ठीक है। सोसाइटी के लिए, आप सिविलाइजेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है,
और अगर उसका वायलेशन होता है तो आप जाते हो पुलिस डिपार्टमेंट के पास में एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, वो अगर आपकी नहीं सुनता है, सोसाइटी नहीं सुनती है, आपके फैमिली मेम्बर्स इसलिए नहीं सुनते कि लड़की है, शादी कर दी, अब इन पछड़ों में कौन पड़े, क्यों पड़े, तुम अपने घर रहो, खाना बनाओ खाओ, या फिर मतलब यहाँ घर पे आ जाओ, पियर आ जाओ, हम आपकी केयर करेंगे, क्यों पुलिस में या इस सब में इन लोगों के साथ उलझना है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो दो तीन टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ लोग बगावत करते हैं, और कुछ लोग मैंने बगावत की।